हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाले स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस यूट्यूब चैनल। आज है 9 अप्रैल। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर बने हैं उन सभी के बारे में हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और बिना देर करते हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी अन्य एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उन सभी के ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेक्चर को एंड तक देखिएगा और आपकी किसी भी सेक्शन से रिलेटेड, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप इस पीडीएफ का पेड पैकेज परचेज करना चाहते हैं तो मात्र 100 रुपीज़ की कॉस्ट में आपको इस पीडीएफ का पेड पैकेज और इसके अलावा एक लेक्चर और होता है इस चैनल पे, उसका भी जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर आप ऑफर परचेज करना चाहते हैं तो ऑफर के अंदर ये सारी जो है फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। आप एमसीक्यू का पीडीएफ मंथली वाली लेनी चाहते हैं तो उसकी भी 50 रुपीज़ की कॉस्ट है, उसमें भी आपको वो भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। कैसे ज्वाइन करना है तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिख दी गई हैं। इसके अलावा आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम कर सकते हैं। आपको कॉल नहीं करने हैं, कॉल रिस्पॉन्स नहीं किए जाएंगे और मैसेज का रिस्पॉन्स आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर प्रोवाइड करवा दी जाएगा। ठीक है, बिना देर करते हुए लेक्चर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बना है, रिसेंटली सेकेंड वेव ऑफ बर्ड फ्लू फाउंड इन विच स्टेट। तो हाल ही में क्वेश्चन पूछा है कि हाल ही में बर्ड फ्लू की जो दूसरी लहर थी वो किस राज्य में पाई गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के अंदर। हालांकि कई स्टेट्स में जो है वो देखने को मिली। आपको पता होगा कि कोविड का जो सेकेंड वो जब डबल म्यूटेंट था वो वायरस बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। कई स्टेट में जो है वो नाइट कर्फ्यू और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अगर हम बर्ड फ्लू की बात करें तो बर्ड फ्लू भी बहुत ज़्यादा जो है इस समय फैल रहा है। ठीक है, ये इस जो हिमाचल प्रदेश वाला बर्ड फ्लू है वो शिमला के आसपास जो है वो बहुत ज़्यादा देखा गया है। इसमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पेंगोंग ये पोंग डैम लेक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। इस लेक में जो है वो जो पक्षी हैं बाहर से वो आते हैं और उन पक्षियों में से जनवरी में बहुत ज़्यादा जो है पक्षी मर गए थे, उसके बाद फरवरी में भी मरे और हाल ही में अभी भी बहुत ज़्यादा जो है मार्च के और आपका अप्रैल में भी बहुत ज़्यादा जो है पक्षी वो देखे गए हैं मरते हुए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये भी यहाँ पे पूछ सकता है कि आपका पेंगडोंग लेक जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। तो ये भी आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ये चीज़ याद रखिएगा। और इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है क्योंकि इसको इंटरनेशनल रामसर साइट जो है वो घोषित कर दिया गया है पोंग वेटलैंड को। ठीक है, इसलिए भी और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है, वेटलैंड के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, और अगर आप बोलेंगे तो इसका एक सेपरेट वीडियो मैं दे दूंगा क्योंकि ये एक अलग से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, बहुत बड़ा।
ठीक। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर बनने वाले हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि बर्ड फ्लू के अंदर कौन कौन से वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा जो हावी होते हैं, तो इसके अंदर ये H5N1 और H5N8 ये वायरसेस होते हैं इस प्रकार के जो बर्ड फ्लू टाइप की जो चीज़ें होती हैं इनको स्प्रेड करने में। इसके अलावा H1N1 की बात करें तो H1N1 आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था स्वाइन फ्लू के कारण होता है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ग्लोबल एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल मेजर्स हैव जॉइंड टुगेदर टू अ फॉर्म अ न्यू कोलिशन कॉल्ड। इसका पूछ रहा है कि वैश्विक ऊर्जा और औद्योगिक बड़ी कंपनियों ने मिलकर एक नया गठबंधन बनाया, उसका नाम पूछ रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया H2 अलायंस, ठीक है। H2 का मतलब हाइड्रोजन। क्लियर है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो द ग्लोबल एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल मेजर हैव जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू कोलिशन कॉल्ड द इंडिया H2 अलायंस। अगर आपसे पूछता है कि किन किन कंपनियों ने मिलकर, तो इसका जो है वो मतलब शुरुआत इन्होंने किसने की थी? रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड चार्ट इंडस्ट्रीज ने इसकी स्टार्टिंग की थी। और इसके अंदर क्या किया जाएगा? इसके अंदर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, जैसे आपका रिफाइनरीज हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इस तरह की जो चीज़ें हो गई, इस तरह के जो सेक्टर हो गए, इन सब में जो है वो काफ़ी जो है वो तरक्की आपको देखने को मिलेगी इन सब चीज़ों के बाद। और ये अलायंस जो है वो इंडिया को एक तरह से इकोनॉमिक फॉर्म में बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर बनाने के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। क्लियर है। अगर आपको जो है वो ये पूरा पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर देखिए सेशन आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो सेशन को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री साइंड MOU फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च कॉपरेशन? आपका थर्ड क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश ने शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका जापान और इंडिया ने किसके लिए मतलब किसके लिए MOU पे हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका एकेडमिक और रिसर्च कॉपरेशन के लिए, ठीक है। आपको याद होगा कि USA और इंडिया ने भी किसी MOU पे हस्ताक्षर किए थे, किसके ऊपर? तो AI टेक्नोलॉजी थी वो, ठीक है। मैंने आपको उसको पढ़ाया हुआ था, और अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो मार्च वाले जो आपके वीडियोस हैं उनमें देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रेज्ड MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और आपसे पूछता है कि ये जो आपका मैंने बताया कि NARL है ना, तो इसके अंदर ये साइन किया गया है किसके किसके बीच? इंडिया की एंड जापान के बीच। द MOU वाज साइंड बिटवीन नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी यानी NARL दैट ऑपरेट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस के अंदर जो आपकी नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी है उनके बीच में। और किसके बीच में हुआ? तो क्योटो यूनिवर्सिटी ऑफ जापान, ठीक है। ये क्योटो यूनिवर्सिटी कहाँ है? जापान की है। और इसके कौन सा डिपार्टमेंट है? तो इसका डिपार्टमेंट है रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल ह्यूमन स्फेयर। इन दोनों के बीच में जो है वो MOU में साइन हुआ है, ठीक है। इससे होगा क्या? तो इसके देखिए, अकॉर्डिंग टू द MOU साइंड द NARL एंड RISH यानी आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल ह्यूमन स्फेयर, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? विल कंटिन्यू देयर कॉपरेशन इन द एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस, कोलैबोरेटिव साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट एंड द अदर रिलेटिव मॉडलिंग स्टडीज। तो जितने भी इनकी स्टडीज हैं उनके ऊपर ये जो है वो काम करेंगे। कौन? आपका NARL और आपका RISH, ठीक है। इन सब चीज़ों के ऊपर ये लोग काम करेंगे, और जितनी भी इनकी सूचनाएं होंगी, टेक्नोलॉजीज होंगी, उनका जो है वो आदान प्रदान यानी शेयरिंग करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए ये लेक्चर जो मैंने आपको कई बार बोला हुआ है कि इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन आंसर मैं बोलता हूँ आप उसका जो है आंसर किया करिए। अब मैं रिसेंट में देख रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं करते हो, तो उससे क्या होगा? आप चीज़ों को जो है भूलना स्टार्ट कर दोगे, और मैं नहीं चाहता कि आप लेक्चर देखने के बाद चीज़ों को भूलें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, ठीक है। INS सर्वेक्ष हाइड्रो graphic survey ship is an deployment to which country for undertaking joint hydrographic surveys? हाइड्रोग्राफिक सर्वेस क्या होते हैं? मतलब जितने भी पोर्ट के यानी जो भी तटीय इलाके होते हैं उसके आसपास के जो भी सर्वेक्षण होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि INS सर्वेक्ष एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए किस देश पर तैनाती पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस गया हुआ ये आपका INS सर्वेक्षण। और मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपके सर्वेक्षण के लिए यानी सर्वे के लिए इंडिया में और कौन कौन से शिप हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन नेवल शिप INS यानी इंडियन नेवल शिप सर्वेक्ष is on deployment to Mauritius for undertaking hydrographic survey along with Mauritius. It will also provide a training to Mauritian personnel on advanced hydrographic equipment and practice during the deployment. तो वहाँ पर ये ट्रेनिंग भी देंगे, और वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय होंगे इनके, और उसके जो है वो उसके ऊपर वहाँ पे काम भी करेंगे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे के बारे में बात कर लेते हैं। तो INS सर्वेक्ष हैज़ विजिटेड पोर्ट लुइस एंड कमेंस्ड द हाइड्रोग्राफिक सर्वे of deep sea area of
पोर्ट लुइस। तो अगर आपसे पूछा है किस पोर्ट के अंदर, तो पोर्ट लुई के अंदर जो आपका पोर्ट है बंदरगाह, उस पोर्ट लुई के अंदर यानी बंदरगाह लुई के अंदर ये जो है वो गया है। और वहाँ पे काम क्या करेगा, तो भाई यहाँ पे आपका डिगरिंग, ठीक है, मैरीटाइम नेविगेशन, इन सब चीज़ों के ऊपर ये काम करेगा। ड्रिलिंग, वहाँ पे देखिए आपको पता होगा कि ड्रिलिंग की जाती है बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में, जब वहाँ पे तेल एल निकालना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इंडियन नेवल शिप यानी आईएनएस, कितने आईएनएस है सर्वे के लिए इंडिया के अंदर। तो इंडियन नेवल शिप्स के अंदर जो है कितने आईएनएस इन्वॉल्व हैं, दर्शक, और इसके बाद सागर ध्वनि, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेटर, फिर उसके बाद सर्वेक्ष, ये जो आपका गया है, फिर उसके बाद क्या है, संध्याक है, फिर उसके बाद सतलज है, फिर निरूपक है, फिर आईएनएस जमुना है, आईएनएस मकर है। इतने सारे आईएनएस शिप हैं जो कि सर्वे में काम लिए लिए जाते हैं इंडिया के अंदर। क्लियर है। अगर आपसे पोर्ट के बारे में पूछता है तो पोर्ट लुई है, और वहाँ पे किस चीज़ों के लिए गया है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। क्लियर है। वहाँ पे ट्रेनिंग भी देगा मॉरिशस के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अपॉइंटेड विच ऑफ दीज एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यानी इसका अगर आपसे शॉर्ट फॉर्म में पूछता है तो सिडबी के यहाँ पे एमडी पूछा है, नए जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं, ये आप देख सकते हैं। देखिए हाल ही में कुछ अपॉइंटमेंट हुई थी, मैं उनको नहीं ला पाया, तो इसलिए मैंने आज सारे अपॉइंटमेंट जो फ्रेश अपॉइंटमेंट थे अभी हाल ही में हुए थे, उन सभी के मैं ले आया हूँ। ठीक है। एनवी रमन्ना, मैंने आपको बताया था ये 48th सीजीआई बनेंगे। अभी इनकी रिकमेंडेशन गई थी और इन्होंने, राष्ट्रपति ने इनको मंजूरी दे दी है। आपका 24 या 26, हाँ आई थिंक 24 अप्रैल से, 24 अप्रैल से, मेरे को कंफर्म नहीं, 24 और 26 में एक डेट है, 24 अप्रैल से। हाँ ये एनवी रमन्ना आपके नेक्स्ट सीजीआई होंगे 48 नंबर के। अभी कौन है, ऐसे बोबड़े यानी शरद अरविंद बोबड़े हैं, और अभी आपके नेक्स्ट कौन हो जाएंगे, एनवी रमन्ना हो जाएंगे एमडी। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर सिडबी के कौन है, तो ये एस रमन्ना है। ठीक है, इनको जो है अपॉइंट किया गया है। ठीक है। चिंतन वैष्णव के बारे में बात करेगा अगर आपसे, तो ये अभी हाल ही में इनको जो है वो अटल इनोवेशन मिशन, मैंने आपको कल पढ़ाया था, उनका जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर, मिशन डायरेक्टर बनाया गया है अटल इनोवेशन मिशन का। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। ठीक है। और एस रामन को एसएडबी का सीएमडी बनाया गया है। ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनको जो है वो नेक्स्ट सीजीआई बनाया गया है। ठीक है। इसी तरह ये अपॉइंटमेंट भी आप देख सकते हैं अगर देखना चाहे तो। क्लियर है। और इनका अगर आपसे टर्न पूछ लेता है कि सिडबी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, इनका टर्म कितना है, पीरियड कितना है, तो 3 साल का इनका पीरियड होता है। और इसके अलावा ये न्यू चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, ये मतलब इनको अपॉइंट कौन करता है, मतलब रिकमेंड किसके द्वारा किया जाता है, तो बैंक्स बोर्ड ऑफ ब्यूरो को जो रिकमेंडेशन होती है कि इनको जो है वो अपॉइंट किया जाए। ठीक है। तो ये बैंक्स बोर्ड ब्यूरो की जो वो होती है सिफारिश, उसके दौरान इनको जो है वो अपॉइंट किया जाता है। और अगर आपसे पूछता है कि ये और किस पोस्ट पे हैं, तो ये अभी पोस्ट पे हैं किसकी, ये पोस्ट पे हैं आपकी, ये सीईओ हैं नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के, ये अभी सीईओ हैं। ठीक है। इसके अलावा इनको सिडबी का भी एमडी घोषित कर दिया है। क्लियर है। 1991 बैच के ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ऑफिसर हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। मैंने आपको फ्रेश अपॉइंटमेंट भी प्रोवाइड करवा दी है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप तुरंत आंसर कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ दीज रिसेंटली रिलीज द रिपोर्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किसने उपभोक्ता विकास सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आरबीआई हो जाएगा। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने जो है वो रिपोर्ट जो है वो जारी की है। और इन्होंने कितने लोगों का सर्वे करके ये रिपोर्ट जारी की है, तो इसमें 5000 लोगों का जो है वो सर्वे किया गया है डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ से। ठीक है। और ये अगर आपसे पूछता है ये कॉन्फिडेंस सर्वे की रिपोर्ट कितने बार आती है, तो हर 2 महीने में जो ये रिजर्व बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट लाई जाती है। क्लियर है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, तो इसमें मेजर किया जाता है परसेप्शन ऑन 5 इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक सिचुएशन, प्राइस लेवल, स्पेंडिंग एंड इनकम। ये 5 जो है ये चीज़ें हैं जिनको जो है ये ध्यान में रखकर ये जो है वो आपका सर्वे निकाला जाता है। क्लियर है। ओके। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। द वर्ल्ड बैंक एंड विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च द प्लेटफॉर्म टू एडवाइज द पुअर कंट्रीज ऑन फंडिंग फॉर कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट एक्टिविटीज़। तो आपको पता होगा कि हाल ही में जो आपके इसको इन्वायरमेंट को लेके बहुत ज़्यादा जो है वो पूरी कंट्रीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा काम करने के बारे में सोच रही हैं। तो अभी हाल ही में विश्व बैंक और आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों ने क्या सोचा है कि भाई जो भी पुअर कंट्रीज़ होंगी, ठीक है, जो आपके पुअर कंट्रीज़ होंगे उनमें कि किस तरह से वहाँ पे क्लाइमेट में सुधार किया जाता है और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जा सकता है, जलवायु का ध्यान रखा जा सकता है, उसके लिए ये लोग फंड एलोकेट करेंगे जल्दी। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा दी। हाँ, आईएमएफ से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। कल मैंने आपको आईएमएफ की और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनाई थी, है ना, कौन सी भाई, जो उन्होंने आपकी इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है, वो किस शीर्षक, उसका राइट आंसर बताइए भाई, शीर्षक किस शीर्षक के नाम से जो है वो जारी की है। यहाँ पे आपकी आईएमएफ की एक नेक्स्ट न्यूज़ भी थी कि आईएमएफ
यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिसेंटली अनाउंस सॉलिडिटी टैक्स ऑन पेंडेमिक विनर्स, यानी इन्होंने जो है वो अभी एक नया टैक्स जो है वो पेंडेमिक विनर्स के ऊपर लगाया। पेंडेमिक विनर्स क्या है, यानी जो भी कोविड-19 के दौरान जो भी बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने ग्रो किया है अपने बिजनेस को कोविड-19 के दौरान, उनसे कुछ फंड लिया जाएगा और उन लोगों को दिया जाएगा जो कि जिनसे जो है वो इकोनॉमी को सही किया जा सके और बहुत जो है वो टैक्स जो है यहाँ से कलेक्ट किया जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आईएमएफ के बारे में ये थी। हाँ, यहाँ पे भाई आपको मैंने लिख के ले आया हूँ, आपको बताने की ज़रूरत नहीं। ये रहा आपका टाइटल, मैनेजिंग डाइवर्सिटी और रिकवरीज। इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। आईएमएफ के बारे में देख लेते हैं फिर से एक बार। कृष्णलीला जॉर्जीवा आपका एमडी हैं, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी के अंदर है। यूएस के अंदर चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूएन, और 27 दिसंबर 1945 को इसका जो है वो गठन हुआ था। क्लियर है? विच मिनिस्टर लॉन्च द मधु क्रांति पोर्टल एंड हनी कॉर्नर्स ऑफ NAFED टू प्रमोट द हनी मिशन इन इंडिया? भारत में हनी मिशन को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्री ने मधु क्रांति पोर्टल और NAFED का हनी कॉर्नर लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र सिंह तोमर, यानी आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इन्होंने हनी मिशन को बढ़ावा देने के लिए मधु क्रांति पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, स्मृति ईरानी आपकी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर और टेक्सटाइल मिनिस्टर, मनसुख मांडवी मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स और प्रहलाद सिंह मिनिस्टर ऑफ कल्चर मिनिस्ट्री। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च द मधु क्रांति पोर्टल एंड हनी कॉर्नर्स ऑफ NAFED का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? NAFED का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ये NAFED का फुल फॉर्म है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है भाई? तो ये मधु क्रांति पोर्टल, यहाँ पे क्या है कि जितने भी किसान हैं उनको एक नया रोजगार मिल जाएगा एक तरह से, कि वो हनी का जो है मतलब बिजनेस कर सकें और इसको जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है वो पहचान मिल सके। इन सब चीज़ों के लिए ये जो है पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, आप इनको दो तरह से याद रख सकते हैं, एक NAFED का याद रख सकते हैं और हनी पोर्टल को याद रख सकते हैं नरेंद्र सिंह तोमर से रिलेट करते हुए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पॉज करना है तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसको मैंने सारी चीज़ें लिख दी हुई है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? द साइंटिस्ट फ्रॉम सिंगापुर हैव डेवलप्ड अ टेक्नोलॉजी टू इंटरेक्ट विद द प्लांट्स, व्हाट इज द नेम ऑफ टेक्नोलॉजी? अभी मैंने आपको कल बताया था जीनोबॉट्स के बारे में, बताया था ना। जीनोबॉट्स क्या है भाई? मेढक के जो स्टेम सेल्स हैं उनको निकाल के एक बॉट बनाया गया है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको इसके बारे में बताई थी कल। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा है कि सिंगापुर के वैज्ञानिकों ने पौधों के साथ बातचीत करने के लिए एक तकनीक का विकसित किया, तकनीक का नाम पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोबो प्लांट। इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है, कहाँ पे? सिंगापुर के जो वैज्ञानिक है इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है कि इसको प्लांट में जो है वो लगाने के बाद आप मोबाइल से प्लांट को जो है वो कंट्रोल कर सकेंगे कि प्लांट को क्या ज़रूरतें हैं। और इससे इन्होंने बोला कि आगे आने वाले समय में जो किसान है उनको समय समय पता चलता रहेगा कि प्लांट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कोई बीमारी तो नहीं आने वाली है, मतलब कोई बीमारी तो लगने वाली नहीं, क्योंकि पौधों में जब बीमारी लग जाती है तो उससे क्या होता है कि फल भी खराब होते हैं और फसल भी खराब जाती है। इन सब चीज़ों का जो है वो एक तरह से इन्होंने सॉल्यूशन निकाल लिया और इस टेक्निक को नाम क्या दिया है? रोबो प्लांट टेक्निक का इसका नाम दिया है। आपसे साइंटिस्ट पूछेगा किस कंट्री के है, तो वो सिंगापुर के हैं। ठीक है, चलिए, और मोबाइल से ये जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो कंट्रोल होगी। क्लियर है? मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशन जो होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च लैब ऑन व्हील्स प्रोग्राम? निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लैब ऑन व्हील्स प्रोग्राम को लॉन्च किया था? तो इसका राइट आंसर, अगर आप इस फोटो को देख लेंगे तो आपका राइट आंसर पता चल जाएगा भाई। राइट आंसर क्या है? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया जी, इन्होंने जो है लैब ऑन व्हील्स जो है वो प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा कि दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ट्यूसडे इनॉग्रेटेड दिल्ली टेक्नोलॉजीज यूनिवर्सिटी यानी DTU के द्वारा इन्होंने लॉन्च किया लैब ऑन व्हील्स प्रोग्राम। इसमें क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल नहीं जा सकते या जो पिछड़े हुए हैं उन बच्चों को जो है वो पढ़ने का मौका मिलेगा इसी बस के अंदर। और ये कार्यक्रम का 12 स्कूलों को टारगेट कर दिया गया है। ठीक है, अभी टारगेट करके शुरू किया गया है। ठीक है, इसमें 11 बजे से, इसमें मतलब 3-4 शिफ्ट होंगी, 3 शिफ्ट होंगी, 3 शिफ्ट होंगी 3-3 घंटे की, 8 से 11, 11 से 2, 2 से 5। ठीक है, और ये क्या होगा, जगह जगह घूमेंगे और जो है बच्चों को पढ़ाएंगे। क्लियर है? ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक, तो आज का ये सेशन यहीं तक था। मैं कोशिश किया हूँ कि आज का सेशन जो है वो ज़्यादा लंबा ना करूँ ज़्यादा, और बहुत सारी न्यूज़ थी ऐसी जो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, आप देखिए एक काम किया करिए प्लीज़, आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए करिए। ठीक है, उससे क्या होगा, ज़्यादा लोगों को पता चलेगा तो फिर आपका कंपटीशन करने में फिर मज़ा आता है। जब ज़्यादा लोग उसी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं तब लगता है कि हाँ कंपटीशन का अब मज़ा है। इंपॉर्टेंट बुक्स के अंदर देख लेते हैं क्योंकि आज इंपॉर्टेंट डे नहीं है। इसका राइट आंसर इंपॉर्टेंट बुक में क्या है, तो इसका आपका इंपॉर्टेंट बुक पूछेगा द बापू द अनफॉरगेटेबल, ये बुक का नाम है। उसको लॉन्च किसने किया था? तो इसको लॉन्च किया था चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली,
सॉरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली यानी मनीष सिसोदिया जी ने इसको लॉन्च किया था। आपकी 150th गांधी जयंती के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। क्या नाम था बुक का? बापू द अनफॉरगेटेबल। तो आपसे पूछता है कि बापू द अनफॉरगेटेबल बुक के ऑथर कौन है, तो मनीष सिसोदिया जी हैं और इन्होंने इसको लॉन्च किया था। क्लियर है? आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हैं। पीडीएफ का पेड पैकेज परचेस करना है तो आपको पता है कैसे परचेस करना है, ठीक है। इसके अलावा आप तैयारी में नए हैं तो आप इन कोर्सेज को जो है वो देख सकते हैं और अगर आप तैयारी में नए हैं तो आप सीसेट इस वाले कोर्स को जरूर जो है वो एक बार देख लीजिएगा। इसकी डेमो क्लासेस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, आप इसको जो है वो देख लीजिएगा। अगर आपको परचेस करना है देन आपको सिंपली हर एक स्लाइड में नंबर प्रोवाइड करवा दिया गया है, उस नंबर पे आपको कांटेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन का पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।